मेरा नाम सुहेल अकबर वड़ाइच है। मैं जेंडर लॉ एंड सोसाइटी, ये मेरा बुनियादी फोकस है। मैं इस हवाले से रिसर्च भी करता हूँ और ट्रेनिंग्स भी लोगों की करवाता हूँ कि कानून में उनके हकूक़ क्या हैं और बिलखुसूस जो है तशद्दुद के हवाले से, सिनफी और जिनसी तशद्दुद के हवाले से। तो आज मैं आपसे जिस सिलसिले में बात कर रहा हूँ वो आपने हाल ही में सुना होगा कि रेप और दीगर जिनसी जराइम के हवाले से एक नया कानून आया है जिसको हम एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 कहते हैं। ये क्या है और उसमें किस तरह से ये रेप के मामलात के हवाले से क्या नई हदायत या कानूनी बातें आई हैं। अब आपने शायद सुनो कि रेप की डेफिनेशन जो है वो बदल गई है। उससे क्या मतलब है? पहले भाई एक खास किस्म का जिनसी फेल एक मर्द का औरत के खिलाफ कुछ खुसूसी हालात में, यानी औरत की रजामंदी या उसकी मर्जी के बरखिलाफ या उसको डरा धमका के रजामंदी लेकर किया जाना रेप था। और लेकिन अब ये नहीं है। एक तो यह कि अब जिसे आमतौर पे अब कहा जा रहा है कि ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है, यानी इसमें पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और पर्सन से मुराद मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर पर्सन है। अब इनमें से कोई भी किसी के खिलाफ उसकी रजामंदी या उसकी मर्जी के बरखिलाफ या रजामंदी खुसूसी तौर पे डरा धमका के या किसी ब्लैकमेल के जरिए हासिल की गई हो तो वो एक जिनसी फेल करे। और जिनसी फेल की नोयत भी अब जरा फर्क है जो रेप के जुमरे में आती है। मसलन उससे मुराद क्या है कि किसी तरह का ओरल सेक्स भी अब रेप है, एनल सेक्स भी रेप है और जो पेनिट्रेशनल सेक्स है वो भी रेप है। और ये पेनिट्रेशन जो है सिर्फ एक जो मर्दाना ऑर्गन है यानी पीनस जिसे हम कहते हैं उससे मुराद नहीं है। ये कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई ह्यूमन ऑर्गन, उंगली या इस तरह से कोई और चीज भी हो सकती है। तो ये रेप है। और ये भी याद रखें कि जो विक्टिम है उसकी उम्र अगर 16 साल से कम है तो चाहे उसकी रजामंदी या मर्जी थी या नहीं थी, कानून उसको तस्लीम नहीं करता और वो रेप के जुमरे में आएगा। और एक सबसे अहम बात जो ये है कि पहले हमेशा झगड़ा रहता था कि जी कॉन्सेंट क्या, रजामंदी थी। अमूमन जो मुल्जिम है वो ये दिफा लेते थे कि जी इसने तो रजामंदी से ये फेल किया था। तो रजामंदी की भी तारीफ कानून ने बयान कर दी है कि ये गैर मुबहम बड़ी वाज़े किस्म का इजहार हो अल्फाज से, जिस्मानी हरकत और सकनात से, इशारे से, कि जिसमें कोई शक ना रहे कि जो दूसरा फर्द है जिसके साथ अगर दो अफराद आपस में कोई भी जिनसी अमल कर रहे हैं तो दोनों का जो कॉन्सेंट है वो बड़ा बरमला और वाज़े रहे। तो ये जो थी डेफिनेशन। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला होता है कि रेप के मुकदमात का अंदराज और फिर जो हमारे विक्टिम्स या सर्वाइवर्स हैं और या उनकी जो मदद करने वाले हैं उन्हें उन मराहिल का नहीं पता होता कि अगर मुकदमे का अंदराज यानी FIR हो भी गई है तो उसके बाद अहम जो स्टेप्स हैं उस मुकदमे में, उसकी तफ्तीश में, और वो तमाम बातें जो ये मददगार साबित होंगी कि बिल आखिर अदालत में जब ये मुकदमा जाए तो मुल्जिम के खिलाफ किस नोयत की शहादत हो ताकि उसको वो मुजरम ठहराया सके अदालत, यानी कन्विक्ट कर सके। तो रेप की जो FIR है वो तो पहला मरहला हुआ। अब ये कैसे दर्ज होती है, क्या होती है? भाई ये दर्ज तो उसी थाने में होनी है जिसकी हदूद में ये वाकया हो। लेकिन ये जो हमारा नया कानून है एंटी रेप, इसमें बताया गया है कि इस सिलसिले में मुआवनत के लिए एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए जाएंगे। वो कहाँ पे होंगे? वो सरकारी अस्पताल जिनमें वो मेडिकल मुआयने की सहूलतें भी होंगी वहां पे बनाए जाएंगे। और एक कमेटी होगी, ये सेल को हेड करेगा डिप्टी कमिश्नर जिला का, उस अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और इसमें सिविल सोसाइटी से भी वो मेंबर ले सकते हैं और जो है सपोर्ट ऑफिसर भी इसमें हो सकता है। तो ये कमेटी क्या करेगी, ये क्राइसिस सेल क्या करेगी? इसके जिम्मे मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि जब भी किसी SHO को, SHO थाना के इल्म में आए कि ऐसा कोई वाकया हो,
ہوا ہے تو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کو اس کی اطلاع دے۔ اس کے علاوہ اینٹی ریپ کرائسس سیل کے جو یہ ممبران ہیں، چاہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا صاحب ہیں یا کوئی دیگر ممبر، ان کے علم میں براہ راست کسی طرح سے بھی کسی ایسے واقعے کا ہونا آئے یا ان کو کوئی درخواست دے تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ یقینی بنائیں گے کہ ایف آئی آر درج ہے، دوسرا بات یہ کریں گے کہ جو وکٹم یا سروائیور ہے اس کا بر وقت میڈیکل ایگزامینیشن ہو جائے اور پھر ان کے جو نمونے جو ہیں ان کے جسم سے حاصل کیے جائیں گے یا جائے واردات سے وہ فورینزک ایگزامینیشن یعنی ڈی این اے وغیرہ کے لیے بر وقت بھجوایا جا سکے۔ اسی طرح سے وکٹم کو کسی اور طرح کی معاونت کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے تو اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب نئی ڈیفینیشن آف ریپ کے تحت تو وکٹم ٹرانسجینڈر پرسن بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون میں آلریڈی 2016 سے عورتوں کے حوالے سے اگر وہ وکٹم ہو سیکچوئل افینس کا تو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایف آئی آر کے اندراج میں سہولت کہ اگر ریپ وکٹم جو ہے وہ تھانے جانے کی سچویشن میں نہ ہو، وہ ٹراماٹائزڈ ہوں یا انجرڈ ہوں یا ان کے حالات ایسے نہ ہوں اور پولیس کو اطلاع دی جائے تو پولیس جو ہے وہ ان کے پاس جائے، ان کا بیان لے اور ایف آئی آر درج کرے۔ اسی طرح سے بعد از ایف آئی آر بھی وکٹم کا کوئی مزید بیان لینا ہو تو وکٹم کی سہولت کے اعتبار سے پولیس جو ہے وہ ان کا بیان لینے جائے گی اور یہ بیان جو ہے وہ کسی دیگر عورت رشتہ دار یا ساتھی کی موجودگی میں، ایک عورت پولیس آفیشل کی موجودگی میں یا عورت کی رضامندی سے کوئی اور ایسا شخص یا فرد جو اس کا رشتہ دار ہو یا محلے دار ہو اس کی موجودگی میں لیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں قانون نے لازمی اس وجہ سے قرار دی کہ ریپ وکٹمز جو ہیں ان کا جو ایک مشکلات ہوتی ہیں یا ہیسیٹنسی ہوتی ہے یا وہ جس سچویشن یا ٹراما میں ہوتی ہیں تو جب پولیس سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ مزید مشکلات کئی دفعہ ڈال دیتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ کیا گیا۔ ریپ کے قانون یا اس کے متعلق تفتیش یا دیگر معلومات کے لیے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہوپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اس سلسلے میں قانونی رہنمائی کر سکیں۔